नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जनवरी 10 पेड कैश टू सुभाष ₹8,000। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेट लिखेंगे जो कि है जनवरी 10। अब यहाँ पर लिखा है पेड कैश टू सुभाष ₹8,000। अब पहले हुआ क्या था, हम सुभाष से कुछ क्रेडिट परचेज कर लाए थे गुड्स की, कितने रुपए की, 12,000 रुपये की। तो हमने एंट्री क्या डाली थी वहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000 और 12,000। इसका मतलब क्या था कि 12,000 रुपये आगे चल के हमें क्या करने हैं, सुभाष को देने हैं, क्योंकि सुभाष ने हमें तब क्या दिया था, उधार पर सामान दिया था। और अब यहाँ पर लिख भी दिया कि अब हमें उसे कितने रुपए हमने दे दिए, 8,000 रुपीज़ हमने उसको दे दिए। 12,000 का सामान लाए थे, फुल पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे, 8,000 रुपये हम उस सुभाष को दे रहे हैं। तो ध्यान से करेंगे हम इसको। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वर्किंग नोट नंबर 5। सबसे पहले तो वहाँ लिखा है पेड कैश बिजनेस वॉज लायबल टू पे ₹12,000 टू सुभाष। वाई? बिकॉज उसने हमें उधार पर सामान दिया था। तो अब 12,000 ना देकर हमने उसे क्या किया, 8,000 रुपीज़ दे रहे हैं। अभी हम पार्ट्स पे पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ वो हुआ कैश अकाउंट, क्योंकि हम उसको कैश देने लगे हैं 8,000 रुपये। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो किसका रहा, वो सुभाष का ही अकाउंट रहेगा, क्योंकि उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। 12,000 रुपये का सामान दिया था उसने हमें, अब हम उसको 8,000 रुपये पे करने वाले हैं। अब हम बिल्कुल इसको ध्यान से करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या देखना है, नेचर ऑफ अकाउंट हमने देखना है। कैश अकाउंट हमेशा क्या, एसेट ही होता है, तो कैश अकाउंट के सामने हमने लिख दिया ए। अब सुभाष क्या थी, हमारी लायबिलिटी थी। और ये मैंने चीज़ आपको पहले भी बताई है, नेचर ऑफ अकाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा। उसमें इंक्रीज भी हो सकता है, उसमें डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन एक अकाउंट आपके लिए जो उसका नेचर बन गया, सुभाष क्या था, उधार पर सामान लेके आए थे, सुभाष आपका क्रेडिटर था, तो वो अभी भी क्या है, आपका क्रेडिटर है, वो अभी भी आपकी लायबिलिटी ही है। तो सुभाष यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी है। यहाँ पर मैं स्टार लगा रही हूँ। सुभाष क्या थी, आपकी लायबिलिटी थी। 12,000 की लायबिलिटी पड़ी थी आपके पास, लेकिन अब 8,000 वाली लायबिलिटी आप पे कर रहे हो। तो नेट आपने अब सुभाष को कितने देने हैं, 4,000 रुपये देने हैं। ये बस मैं आपके समझने के लिए आपको बता रही हूँ, आपको ये चीज़ें देखनी नहीं है कि कितना उसने देना है कितना नहीं। जब आप जर्नल एंट्रीज डालने लग जाओगे, सही से आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी, तो आप खुद मीनिंग निकाल पाओगे हर चीज़ का। पर यहाँ ध्यान क्या रखना है कि सुभाष अभी भी क्या है, सुभाष अभी भी आपकी लायबिलिटी ही है। 12,000 देने थे, 8,000 से उस लायबिलिटी को अब कम करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। अब कैश आपने पे कर दिया सुभाष को, बिजनेस का कैश क्या हो गया, बिजनेस का कैश कम हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिक्रीज का साइन, साथ ही में डेबिट क्रेडिट भी लिख लेते हैं। कैश एसेट है, एसेट आपका कम हो गया तो क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सुभाष एक लायबिलिटी थी, 12,000 रुपये की लायबिलिटी थी, 8,000 पे करने वाले हो उसको, तो लायबिलिटी आपकी जो 12,000 खड़ी हो गई थी, यहाँ पर समझो 12,000 है। अब आपने इस लायबिलिटी को क्या किया, कम कर दिया। कितने रुपए से कम कर दिया, 8,000 रुपये से आपने इसको कम किया है। तो लायबिलिटी आपकी यहाँ कम हो रही है। और लायबिलिटी अगर कम हो रही हो तो रूल क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये अकाउंट क्या होगा, ये अकाउंट डेबिट होगा। और अमाउंट हमें पता ही है 8,000 रुपीज़ बिजनेस के जाएंगे, और 8,000 रुपीज़ से ही ये हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे। तो सुभाष यहाँ पर डेबिट हो रहा है, हम लिखेंगे सुभाष डेबिट या सुभाषिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू सुभाष। क्यों पे किया है हमने कैश सुभाष को, क्योंकि हमने उससे उधार परचेज करी थी, तो आगे चल के पैसे देने ही थे। अब हमने उसको कितने रुपए दे दिए, सुभाष जो लायबिलिटी थी हमारी वो कितने से कम हो गई, 8,000 रुपये से कम हो गई। और जो बिज़नेस का कैश था तो हमने सुभाष को पे कर दिया, 8,000 रुपये से बिज़नेस का कैश भी क्या हो गया, कम हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, जनवरी 16 को लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश ₹7,500। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट लिखेंगे जो कि है जनवरी 16। तो यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश।
सबसे पहली चीज़ तो हमें पता चल रही है गुड्स परचेज कर लाए, तो गुड्स परचेज करके लाए तो परचेजेस अकाउंट तो इन्वॉल्व रहा ही रहा। तो सबसे पहले जो पता चल रहा है वो तो हम लिख ही लेते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स लेकर आ रहे हैं। और दूसरा वहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि लिख दिया, लेकिन आगे क्या लिख दिया, फॉर कैश। नाम तो दिया हुआ था उसने पर्सन का, लेकिन उसने आगे चल के क्लैरिफाई कर दिया कि ये क्या है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। रवि से तो लेकर आए हो लेकिन कैश देकर आए हो, तो कैश देकर आए हो तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम आगे देख चुके थे जब हम ट्रेडिशनल अकाउंट्स कर रहे थे, वहाँ पर हमने ये सारे नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि कब हमने किसी ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन मानना है और कब किसी को हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है। तो जो बच्चे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार जाके सारे लेक्चर्स जो है शुरू से देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ लिंक्ड है और ये जो सारी चीज़ें हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नाम लिखा हुआ था बट आगे उसने क्लैरिफाई ही कर दिया फॉर कैश, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, ना कि रवि का अकाउंट, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पर कि ये क्या है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो बिल्कुल आसान सा हो गया। नॉर्मल परचेजेस कर आ रहे हो कैश पे करके, जल्दी से इसको करेंगे। परचेजेस अकाउंट क्या है, परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है। कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट एसेट है। परचेज कर लाए गुड्स, एक्सपेंस आपका खर्चों वाली लिस्ट आपकी बढ़ गई तो ये इंक्रीज हुआ, और कैश आपका एसेट है, कैश देकर गुड्स लेकर आए हो तो कैश आपका क्या हो गया, बिजनेस का कैश कम हो चुका है। और लास्ट में क्या करेंगे, रूल लगा देंगे, एक्सपेंस आपका बढ़ गया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट, एसेट का रूल क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ सीधा जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे। नॉर्मल परचेजेस वाली एंट्री है ये, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बहुत ही ध्यान से पूरी लाइन पढ़नी है ताकि आप सही से देख सको कि कोई भी परचेज या सेल वाली ट्रांजैक्शन दी है, बी इट रिलेटेड टू गुड्स और बी इट रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड एसेट, तो वो एक कैश ट्रांजैक्शन थी या वो क्या थी, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी। तो यहाँ पर हम लोग नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, या आप पूरा भी लिख सकते हो जो वहाँ पर लिखा है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि फॉर कैश। साथ में हम लोग अमाउंट भी लिख देंगे। परचेजेस के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, 7500 का खर्चा करके आए हैं हम लोग, 7500 की गुड्स लाए हैं, और कैश अकाउंट जो है बिजनेस का वो भी क्या, वो भी 7500 रुपीज़ से हमारा कम हो रहा है। तो क्रेडिट वाले कॉलम में हमने लिख दिया 7500 और फिर हम लोग एक लाइन लगा देंगे। जनवरी 17 को यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹5000, तो डेट है इस ट्रांजैक्शन की जनवरी 17। अब यहाँ क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो इसका तो वर्किंग नोट वैसे नहीं बनाना चाहिए पर चलो फिर भी बना ही लेते हैं। तो इसका वर्किंग नोट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, पहला अकाउंट गुड्स परचेज करके ला रहे हो तो परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व रहा, और किससे परचेज करी, रवि से परचेज करी, सिर्फ नाम लिखा है पर्सन का, नहीं बताया कुछ भी, तो क्या है, क्रेडिट परचेज है। उधार पर रवि से सामान लेकर आए हो, रवि आपका क्या है, रवि आपका क्रेडिटर है, आगे चल के इसको पैसे देने पड़ेंगे। अब हम नेचर देखते हैं, परचेज अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, रवि हमारा क्रेडिटर है तो वो क्या है, वो लायबिलिटी है। गुड्स खरीद कर लाए, एक्सपेंस वाली लिस्ट आपकी बढ़ गई, और रवि आपकी लायबिलिटी जो है, उधार पर सामान लेकर आए तो लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई, आगे चल के कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का। और एक्सपेंस आपका बढ़ गया तो उसको क्या करते हैं, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, और लायबिलिटी आपकी बढ़ गई तो क्या करते हैं, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। बहुत ही ईजी सी चीज़, बस ये देखना था कि वो क्या है, वो क्रेडिट परचेज थी। तो यहाँ पर हम एंट्री भी लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिख लेना आप, मैंने बस लिखा है बीइंग गुड्स परचेज्ड। साथ ही में अमाउंट भी लिख देंगे, परचेजेस के सामने डेबिट के नीचे 5000 रुपीज़ और रवि के सामने क्रेडिट के नीचे भी 5000 रुपीज़। जनवरी 20 को यहाँ लिखा है बॉट मशीनरी फॉर कैश ₹8000, तो सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, डेट है जनवरी 20, यहाँ लिखा है बॉट मशीनरी फॉर कैश।
कैश दे के मशीनरी खरीद कर ला रहे हो। बहुत ही इजी सी ट्रांजैक्शन है, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं बना रही, ऐसे ही सोचने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ मशीनरी आप लेकर आ रहे हो। मशीनरी क्या होता है, एसेट आपका। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा आपका, मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होगा। बस ध्यान में क्या रखना था कि मशीनरी अकाउंट यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है, गलती से भी परचेजेस अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप गुड्स नहीं खरीद कर ला रहे, आप कोई और चीज़ खरीद कर ला रहे हो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश देकर मशीनरी लेकर आ रहे हो। कैश भी क्या होता है, एसेट होता है। एसेट आपका कम हो गया, बिजनेस का कैश कम हुआ है, तो एसेट कम हो गया, तो रूल क्या होता है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो कैश अकाउंट क्या होना था, वो क्रेडिट होना था। तो एंट्री क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साथ ही में हम नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड। अमाउंट भी लिख देंगे इसकी, मशीनरी के सामने डेबिट के नीचे 8000 रुपीज़ और कैश के सामने क्रेडिट के नीचे भी 8000 रुपीज़। 8000 रुपये की मशीनरी बिजनेस के पास आ गई और 8000 रुपये जो कैश था बिजनेस का, वो क्या हो गया, वो कम हो गया इस ट्रांजैक्शन के कारण। अब लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेंगे। जनवरी 27 को यहाँ लिखा है पेड रेंट ₹400। फिर से बहुत आसान सी जर्नल एंट्री, जनवरी 27 को ये ट्रांजैक्शन हुई है। पेड रेंट, कुछ नहीं लिखा किसमें पे किया, तो ऑब्वियसली कैश में पे कर रहे हैं हम, बैंक से नहीं पे कर रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अकाउंट्स लिखते हैं जो इस एंट्री में इन्वॉल्व रहे। तो ये हमारा है वर्किंग नोट, जो भी वर्किंग नोट है ये। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स देखते हैं कौन से इन्वॉल्व रहे। सबसे पहले हम रेंट पे कर आ रहे हैं, कुछ खर्चा कर आ रहे हैं, तो उस खर्चे का अकाउंट क्या, रेंट अकाउंट जो है वो पहला अकाउंट हमारा इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहा, क्योंकि हम एक एक्सपेंस कर आ रहे हैं, खर्चा कर आ रहे हैं। दूसरा अकाउंट जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम मानेंगे कैश से पेमेंट करी, ना कि बैंकिंग रूट से। तो कैश अकाउंट यहाँ दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। और सेकंड में नेचर देख लेंगे। रेंट अकाउंट क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और कैश अकाउंट हमें पता है क्या होता है, वो हमारा एसेट होता है। अब रेंट आप पे कर आ रहे हो, खर्चों वाली लिस्ट जो है आपकी वो बढ़ रही है, तो ये क्या, रेंट अकाउंट आपका बढ़ गया है। इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट आपका क्या होता है, कैश अकाउंट एसेट होता है। रेंट आपने पे कर दिया कैश में, तो कैश आपका क्या हो गया, कम। एसेट कम हुआ, एसेट के लिए रूल डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, तो कैश अकाउंट आपका क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। लास्ट जर्नल एंट्री भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड। अब ये बीइंग की जगह आप फॉर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, फॉर रेंट पेड, या आगे चल के तो आप अकेला रेंट पेड भी लिख सकते हो। लेकिन अभी आप क्लास 11 में हो, अभी आपने ये अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट शुरू किया ही किया है, तो आपको जर्नल एंट्री के साथ ये नरेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नरेशन नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो काटे जाएंगे। और नरेशन लिखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बीइंग लगा के जो क्वेश्चन में लिखा है वही यहाँ पे लिख दो, वही आपकी नरेशन बन जाती है। तो बीइंग रेंट पेड भी हमने लिख दिया, अमाउंट भी लिख देंगे। रेंट अकाउंट कितने से, खर्चा आपने कितने का कर दिया, 400 रुपये से खर्चे वाली लिस्ट बढ़ा ली, और जो आपका कैश था बिजनेस का वो कितना कम हो गया, क्रेडिट के कॉलम के नीचे लिख देंगे हम 400 रुपीज़। लास्ट में जब जर्नल का क्वेश्चन हमारा हो जाता है तो क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का हम लोग टोटल लगाते हैं, और वो टोटल क्या करना चाहिए, वो टैली करना चाहिए। क्यों टैली करना चाहिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग कारण। अमाउंट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस। अब हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, तो जो टोटल होता है वो भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो हमेशा सबका इक्वल आएगा, पर आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे जहाँ ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन में, तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, ये टोटल हम ज़रूर लगाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने गलती से भी कोई जो वैल्यू है वो गलत तो नहीं लिख दी। तो यहाँ पर अब जो है मैं इसका टोटल भी लगा लेती हूँ पूरा। तो टोटल इसका निकल रहा है 1,16,900। दोनों साइड्स का टोटल क्या है, 1,16,900 इसका
टोटल है। फिर आपके पास तो सारी ट्रांजैक्शन लिखी होंगी एक ही जगह पर, तो टोटल निकल रहा है 1,16,900, क्योंकि हमारा टोटल टैली कर गया। तो हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो तो सही लिखी हुई हैं, पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी हमने सही ही लिखनी है। बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन करना है, हमने सोच सोच के क्वेश्चन करना है कि ट्रांजैक्शन में असल में हो क्या रहा है। क्योंकि देखो जर्नल एंट्रीज कोई भी ऐसे ही तो कोई भी पास कर देगा, पर उसका मतलब समझना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आगे चल के जर्नल एंट्रीज इतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी कि अगर आप मतलब नहीं समझोगे ना तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा ही नहीं। इसलिए हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमें हर जर्नल एंट्री का मतलब पता होना चाहिए कि उस जर्नल एंट्री में उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। तो इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम जर्नल का हमेशा क्वेश्चन करेंगे। और जब भी जर्नल का क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहली चीज़ फॉर्मेट बनाना किसी ने नहीं भूलना। हमेशा अकाउंट वर्ड जो है वो लिखना किसी ने नहीं भूलना। पर्सनल अकाउंट्स में चाहे मत लिखो, जहाँ किसी भी पर्सन का नेम आ रहा है वहाँ चाहे मत लिखो, पर और हर एक अकाउंट के आगे आपको ये वर्ड लिखना ही लिखना है। तीसरी चीज़ जो याद रखनी है, नरेशन लिख लिया आपने, नहीं भूलनी। चौथी चीज़, अपनी कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए क्या करोगे, हमेशा कॉमास यूज़ करोगे डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए। और पांचवी चीज़ जो जर्नल में याद रखनी है, लास्ट में टोटल ज़रूर लगा कर आना है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक और इजी सा क्वेश्चन देखेंगे जर्नल का, और उसके बाद हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्रीज पर जाएंगे और जो डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्रीज होती हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। डू शेयर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।